हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नविता क्लासेस। आज की क्लास में हम करेंगे तुगलक वंश, जिसका कार्यकाल था 1320 से 1414। गुलाम वंश और खिलजी वंश का पहले ही हम टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। तुगलक वंश के जो संस्थापक थे वो थे गाजी मलिक, जिनका पूरा नाम था गयासुद्दीन तुगलक शाह। गयासुद्दीन तुगलक शाह का कार्यकाल 1320 से 1325 तक का रहा। 5 साल ही इनका कार्यकाल था। जो इनके मुख्य काम थे वो क्या था? इन्होंने कृषि विकास के लिए नहरों का निर्माण किया था। दूसरा, इन्होंने डाक व्यवस्था स्टार्ट की थी। तुगलक वंश के काल की मुख्य विशेषता है, जो आपने ये सुना होगा, हुनुज दिल्ली दूरस्थ है। ये वाकई किसने कहा था और किसको कहा था? जो सुल्तान थे गयासुद्दीन तुगलक, वो बंगाल विजय से वापस आ रहे थे और उनके संबंध एक सूफी संत थे, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से बिगड़ चुके थे। तो सुल्तान ने बंगाल से वापस आते हुए औलिया को संदेश भेजा था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली छोड़ दे। तो औलिया ने कटाक्ष के रूप में उत्तर दिया था, हुनूस दिल्ली दूरस्थ है, कि अभी दिल्ली दूर है, पहले दिल्ली आप पहुंच तो जाओ, आगे की बाद में सोचना। तो बंगाल अभियान से लौटते हुए अफगानपुर के लकड़ी के महल में दबने से गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई थी। वह दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद आए मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल था 1325 से 1351 के बीच का। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो सभी तुगलक वंश के जितने भी शासक थे सब में विद्वान थे। उन्हें हिंदी, अरब, संस्कृत, तुर्की, फारसी सबका ज्ञान था। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जोना खान भी था। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की प्रमुख विशेषता क्या है? एक अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता, आपने सुना भी होगा, जिन्होंने रेहला पुस्तक लिखी है, वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही भारत में आए थे। और ये पहले सुल्तान थे जो हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेते थे। इन्होंने सभी धर्मों का रिस्पेक्ट की, सभी धर्मों की रिस्पेक्ट की। इन्होंने हिंदुओं के त्यौहार, होली में भी भाग लिया था। ये हिंदुओं के त्योहारों की रिस्पेक्ट करते थे। जैन आचार्य जिन प्रभासुरी से इनके काफ़ी अच्छे संबंध थे। और ये दिल्ली के पहले सुल्तान थे जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दर्शन के लिए अजमेर और सालार मसूद गाजी की दरगाह के दर्शन के लिए बहराइच गए थे। इनकी प्रमुख विशेषता एक और है, 1340 में इन्होंने अपने सिक्कों पर से नाम हटाकर अपना नाम इन्होंने हटा दिया था और खलीफा मुस्तकफी विल्ला का नाम अंकित कर दिया गया था। इन्होंने योजनाएं काफ़ी लागू की, परंतु इनकी योजनाएं सफल नहीं हो पाई थी। ये काफ़ी सोच समझ कर काम करते थे, परंतु ये योजनाओं में सफल नहीं हो। कुछ भी समझ लो, एडमिनिस्ट्रेशन की कमी लगा लो, मैनेजमेंट की कमी। इनकी योजनाएं मुख्य है ये कि कौन सा ऐसा शासक था दिल्ली का जिसकी काफ़ी योजनाएं असफल रही, तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। अब इनकी 5 प्रशासनिक की मुख्य योजनाएं हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला था राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन में देखो क्या किया था इन्होंने। दिल्ली राजधानी से दौलताबाद, देवगिरी को राजधानी बना लिया था। इनकी प्रमुख उद्देश्य क्या था? ये राजधानी बनाने के दक्षिण में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ाकर वह राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। और ये सोच रहे थे कि दक्षिण में रहकर मैं पूरे इंडिया को कवर कर सकता हूँ, पर ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी बड़ा इंडिया, मतलब उत्तर भारत में रहने के बाद दक्षिण में नहीं जा पा इतनी जल्दी, मतलब मैनेजमेंट नहीं हो पाएगी। और दक्षिण में रहते हुए आप उत्तर भारत को नहीं संभाल सकते, इसलिए इनकी ये योजना सक्सेस नहीं हुई। दूसरा, इन्होंने क्या किया? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। उस समय जो मुद्राएं प्रचलित थी वो थी, मुख्य 2 मुद्राएं प्रचलित थी, एक तो चांदी का टका और एक तांबे का जीतल। सुल्तान ने क्या किया? सुल्तान ने प्रतीक मुद्रा लाने की सोची और कांसे की एक मुद्रा प्रचलित कर दी जिसका नाम था अदली। यह चांदी के टके के मूल्य के बराबर थी। अब इन्होंने ऐसा किया क्यों था? इनका उद्देश्य क्या था? देखिए, 14वीं शताब्दी में पूरे विश्व में चांदी की कमी हो गई थी और यहाँ की प्रमुख मुद्रा थी जो वो चांदी का टका थी। ठीक है, कमी होने के कारण वस्तु के मूल्य में गिरावट आ गई। अब वस्तु के मूल्य में गिरावट आने के बाद तो बाजार में हाहाकार हो गई।
तो सुल्तान ने सोचा कि अपनी आर्थिक शाखा को कैसे बचाया जाए, तो इन्होंने प्रतीक मुद्रा का प्रचलन कर दिया गया। परंतु इनसे गलती क्या हुई कि इन्होंने प्रतीक मुद्रा का प्रचलन तो कर दिया, जो मुद्रा निर्माण विधि थी उसको इन्होंने गुप्त नहीं रखा और लोग नकली सिक्के बनाने लगे। हुआ कि आप घर घर अब नकली सिक्के बनने लगे और पूरा का पूरा बाजार नकली सिक्कों से भर गया। फिर सुल्तान ने राष्ट्रीय व्यापार को ठप होते हुए देखा, तो सुल्तान ने सोचा कि यह योजना तो सफल नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने घोषणा करवाई कि जिसके पास भी प्रतीक मुद्रा है वो सभी इसको जमा करवा के बदले में चांदी के सिक्के ले जाएं। इससे क्या हुआ कि बाजार में से नकली मुद्रा ख़त्म हो जाएगी, परंतु यह इनकी योजना सफल नहीं हुई। उसके बाद आता है खुरासान अभियान योजना। खुरासान अभियान योजना में क्या था, देखिए इस समय ईरान में मंगोलों का शासन था, जिन्हें इल्खान कहा जाता था। इल्खानों की शक्ति का पतन हो गया था और राजनीतिक अस्थिरता थी। इन्होंने सोचा कि मिस्र के शासक के साथ संधि कर ली जाए और ताकतवर शासक के साथ संधि करके आप पावर में आकर कुछ भी कर सकते हो, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उनके साथ इन्होंने संधि की। 3,70,000 की सेना तैयार की और उसको 1 साल का एडवांस वेतन भी दिया, परंतु इनकी यह योजना भी सफल नहीं हो पाई। उसके बाद इन्होंने क्या किया, दोआब में कर वृद्धि योजना शुरू की। दोआब में कर वृद्धि योजना जो गंगा और यमुना के बीच का भाग था, वहाँ पर इन्होंने कर वृद्धि कर दी। अब कर वृद्धि करने के बाद पड़ गया अकाल आने से किसानों की इतनी दुर्दशा हो गई कि किसानों ने इसका विरोध कर दिया कि हम खा ही नहीं सकते तो हम कर कहाँ से देंगे, और यह किसानों का पहला विद्रोह था। जब सुल्तान ने यह समझा कि योजना असफल हो गई है, तो इन्होंने सोचा कि अब किसानों के लिए कुछ किया जाए और इन्होंने किसानों को ऋण देने की सोची। जो इन्होंने कृषि ऋण शुरू किया था उसका नाम था सोनधरी। यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं कि जो कृषि ऋण था उसका क्या नाम था। कृषि ऋण था जो, उसका नाम था सोनधरी, ठीक है। और दिल्ली के ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने प्राकृतिक आपदा में किसानों को ऋण दिया। उसके बाद था इनका कराची अभियान भी इनका असफल रहा। इनके बारे में बदायूनी ने लिखा है, देखिए ये लिखा इस तरह, सुल्तान को अपनी रियाया से और रियाया को अपनी सुल्तान से मुक्ति मिली। रियाया का मतलब है जनता, क्योंकि जनता भी इनसे काफ़ी परेशान हो चुकी थी। ये नए नए एक्सपेरिमेंट करते थे जिसका भुगतान सिर्फ और सिर्फ जनता को करना पड़ता था, इसलिए जनता भी इनसे काफ़ी परेशान थी। बदायूनी ने ये इसलिए लिखा कि जनता को सुल्तान से और सुल्तान को जनता से मुक्ति मिली। इनको रक्त पिपासु के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आए नेक्स्ट शासक था जो वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल रहा 1351 से 1388 का। फिरोज शाह तुगलक इसका मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। ये एक हिंदू माँ का पुत्र था। इसकी माँ का नाम था नैला देवी। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सा शासक था जिसका दिल्ली में 2 बार राज्याभिषेक हुआ। सल्तनत काल में कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक की याद में कुछ नगरों की स्थापना की। अब वो नगर थे जौनपुर कहाँ है? जौनपुर है दिल्ली में, जौनपुर है यूपी में। फिरोजपुर पंजाब में, हिसार और फतेहाबाद हरियाणा में और फिरोजाबाद यूपी में। यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है कि कौन से 5 नगरों की स्थापना। ऑप्शन दिए मिलेंगे, इनमें से 5 नगर हैं: जौनपुर, फिरोजपुर, हिसार, फतेहाबाद और फिरोजाबाद। इसने शरीयत द्वारा स्वीकृत 4 कर जजिया, जकात, खुमस, खराज को छोड़कर सभी बाकी कर समाप्त कर दिए। वैसे तो काफ़ी कर थे उस टाइम, 24 कर समाप्त किए थे इन्होंने। फतुहात और फिरोजी शाही नाम से इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। और जो इनका एक मेन इम्पोर्टेंट काम है वो क्या है? इन्होंने 2 अशोक स्तंभ मेरठ से और खिजाबाद से
ये 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लेकर आए थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूरा आता है। फिरोज शाह तुगलक ने अपने काल में अनेक प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी कार्य किए थे। इन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ये ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले पहले सुल्तान थे। स्त्रियों को संतों के मकबरों पर जाने पर प्रतिबंध था। इनके कार्यकाल में स्त्रियां संतों के मकबरे पर नहीं जाती थी। कुछ इतिहासकारों ने तो इन्हें दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा। इन्होंने लोगों के फेवर में काफ़ी अच्छे काम किए। इनके कुछ प्रशासनिक कार्य थे। ऋणों की समाप्ति कर दी थी। इन्होंने जो ऋण थे उनको माफ़ कर दिया था, किसानों के ऋण, क्योंकि किसान काफ़ी परेशान थे, इसलिए इन्होंने ऋणों को समाप्त कर दिया था। राजनीतिक अपराधों के दंड विधान में परिवर्तन, जो राजनीतिक अपराध करते थे उनके दंड विधान में इन्होंने परिवर्तन कर दिया था। कठोर दंड देने की बजाय सामान्य दंड की व्यवस्था कर दी गई थी। सरकारी सेवाओं को वंशागत की सरकारी सेवाएं थी जो उनको, जैसे बाप की मृत्यु के बाद बेटे को वही काम संभालने को दिया जाता था। बुद्धिजीवियों को राहत, बुद्धिजीवियों को मतलब पढ़े लिखे जो वर्ग थे उनको थोड़ी सी राहत मिली थी। नकद वेतन की जगह जागीर देने की इन्होंने व्यवस्था की थी। मुख्य कार्य इनका है नहरों का निर्माण। इन्होंने उस समय में नहरों का निर्माण किया था, जिसमें 3 प्रमुख जो ये नहरें थी ये मोस्टली दिल्ली और हरियाणा में थी। सिंचाई का कर था हर्ब ए शर्ब, वो जो उपज का 1/10 भाग होता था। जो इन्होंने प्रमुख नहरें बनाई थी वो सिरसा से हांसी, सतलुज से हांसी, यमुनानगर से हिसार। यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। फिर इन्होंने क्या किया था, मुद्रा में सुधार किया था। जो मुद्रा थी उसमें इन्होंने सुधार किया था। उस समय में 3 प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन था। देखिए, पहली मुद्रा थी शंचगनी, ये चांदी की मुद्रा थी और यहाँ टके के मूल्य का 1/6 भाग थी। ये दूसरी मुद्रा थी अध, ये तांबे की मुद्रा थी और ये जीतल का 1/2 भाग थी। तीसरी थी विक, यह तांबे की मुद्रा थी और यह जीतल के मूल्य का 1/4 भाग थी। इन्होंने सिफा खाना की व्यवस्था की। सिफा खाना मतलब फ्री चिकित्सालय। रोजगार दफ्तर की स्थापना की। निकाह दफ्तर की स्थापना की। यहाँ पर गरीब लड़कियों की शादियाँ की जाती थी और उनको आवश्यकता अनुसार किसी को 50, 30, 25% धन दिया जाता था। एक मुख्य इम्पोर्टेंट जो काम है, इन्होंने कारखानों का निर्माण किया। कारखानों का निर्माण, कारखाने 2 टाइप के कारखाने का निर्माण किया इन्होंने। एक था रातीबी और एक गैर रातीबी। रातीबी था मनुष्य और पशुओं के लिए भोजन, जहाँ पर मनुष्य और पशुओं के लिए भोजन तैयार किया जाता था। और गैर रातीबी था सुल्तान व उसके परिवार के लिए दैनिक आवश्यकताओं की जो वस्तुएं थी वो बनाई जाती थी। उद्यानों से इनको बहुत प्रेम था। इन्होंने अपने कार्यकाल में 1200 बाग लगवाए थे। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद इनके पुत्र तुगलक शाह द्वितीय 1388 से 89 में उन्होंने शासन किया। इनके 2 पुत्र थे। देखिए, एक था फतेह खां और एक था मोहम्मद शाह। जो फतेह खां था उसका फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब मोहम्मद शाह थे जो फिरोजी दासों ने राजधानी से उसको भगा दिया था। फिर अब फतेह खां की मृत्यु हो चुकी थी, पर उसका जो पुत्र था वो तुगलक शाह द्वितीय वो उत्तराधिकारी बना था। पर वो उत्तराधिकारी 1 साल तक ही रहा, 1388 से 1389 के बीच में। 1389 में उसकी मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई अबू बकर शाह दिल्ली का सुल्तान बना। उसके बाद मोहम्मद शाह 1390 से 1394 तक, और इसके फिर आए तैमूर का आक्रमण जो हुआ 1398 में। ये तुगलक वंश में ही माना जाता है तैमूर का आक्रमण। और तुगलक वंश इतना ही था। तुगलक वंश के बाद हम क्लास में लाएंगे शैद वंश और लोधी वंश। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।